Hi guys, welcome back to my YouTube channel. I know it's been long, so let's quickly cut short and get into the video directly. So what are we going to do today? We are going to understand what is elasticity, and then we will move on to discuss a little bit more about limits. So limits पे हमने पहले भी एक वीडियो बनाई थी, but अब हम limits को थोड़ा सा और डिटेल में समझेंगे. And after we are done with that, we will also understand what is continuity. So continuity का मतलब क्या होता है? When do you call a particular function continuous? So that is what is going to be the agenda for today. And I just want to thank you before we start the video for the continuous support that you are giving me, and for being so patient. So yeah, just wanted to thank you so much. And just let's quickly get into the video now. Alright, so सबसे पहले elasticity discuss करेंगे. This is your topic from chapter number 5. Then we'll start to talk about limits and then continuity. So elasticity होती क्या है? वहां से start करते हैं. So सबसे पहले तो you see, जब भी हम economics में कोई भी discussion करते हैं, most of the times we are very much interested in कोई भी एक variable change हो रहा है तो उसके वजह से दूसरा variable किस तरीके से change होगा. We talk about absolute changes. Absolute change मतलब कि अगर आप कोई एक क्वांटिटी 1 यूनिट से चेंज कर रहे हो, 2 यूनिट से चेंज कर रहे हो, तो दूसरी क्वांटिटी में कितने यूनिट से चेंज आ रहा है. सो दैट इज एब्सोल्यूट चेंजेस. कि मान लो आपने प्रोडक्शन 10 यूनिट से इंक्रीज किया कोई भी एक प्रोडक्ट का, तो मान लो आपके रेवेन्यू में कितना चेंज आया. दैट इज एब्सोल्यूट चेंज. The other thing that we used to talk about was relative change. Relative change मतलब in relation to your starting part, how much has the change happened. ठीक है. सो मान लो अगर आप रेवेन्यू की ही बात करो तो आपका रेवेन्यू कितना चेंज हुआ है relative to your original revenue. सो रिलेटिव चेंज के बारे में हम लोग बात करते थे. हम लोग एब्सोल्यूट चेंज के बारे में भी बात करते थे कि आर हियर स्टैंड्स फॉर रेवेन्यू. सो आपका रेवेन्यू एब्सोल्युटली कितना चेंज हुआ है. इसी तरीके के कॉन्सेप्ट को एक बहुत ही कॉम्पैक्ट तरीके से अगर आपको रिप्रेजेंट करना है, सो इलास्टिसिटी प्रोवाइड्स यू अ वेरी गुड मेजर फॉर दैट. सो स्टार्टिंग विद एन एग्जाम्पल, मान लो जैसे कि अगर आपको ये जानना है कि कोई भी एक प्रोडक्ट है, मान लो मैंगो है. ठीक है. सो मैंगो का प्राइस अगर 1 रुपी से इंक्रीज होता है तो उसकी क्वांटिटी में कितना चेंज होगा. ठीक है. सो मैंगो का प्राइस 1 रुपीज इंक्रीज होना, उसके वजह से उसकी क्वांटिटी में कितना चेंज आ रहा है. ठीक है. आप निकालो एब्सोल्यूट चेंज, रिलेटिव चेंज, जो भी आपको निकालना है. बट सेम थिंग अब मान लो किसी और प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं. लेट्स से समथिंग विच इज वेरी वेरी एक्सपेंसिव, जहां पे 1 रुपी चेंज होना इज नॉट वेरी सिग्निफिकेंट. मान लो कार हो गया, हाउस हो गया. सो देयर इफ यू आस्क कि इफ प्राइस ऑफ अ हाउस increases by 1 rupee, by how much the demand for that particular house falls. So there, that change becomes a little insignificant. ठीक है. तो हमें एक ऐसा मेजर चाहिए जिसमें हम यूनिट्स पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट ना हो. ठीक है. तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, वी टॉक अबाउट परसेंटेज चेंजेस. कि कोई भी एक क्वांटिटी है या कोई भी एक प्रोडक्ट है, उसमें उसके प्राइस में अगर मान लो 1% चेंज हुआ है, तो उसकी क्वांटिटी जो लोग डिमांड कर रहे हैं उसमें कितना परसेंट चेंज आएगा. अब सेम पर्टिकुलर एंटिटी कैन बी अंडरस्टूड, चाहे आप वो मैंगो की बात कर लो, चाहे आप हाउस की बात कर लो. ठीक है. सो 1% चेंज रिलेटिव टू योर स्टार्टिंग पोजिशन. घर मान लो 1 करोड़ का है, 1% चेंज जितना भी होगा, अगर प्राइस में 1% चेंज हो रहा है तो क्वांटिटी डिमांडेड में क्या चेंज होगा. मैंगो अगर 10 रुपए का है, 20 रुपए का, 100 रुपए का, सो 1% चेंज रिलेटिव टू दैट प्राइस. सो दिस इज एन एंटिटी. इलास्टिसिटी हमें हेल्प करती है किस चीज में, यूनिटलेस होने के लिए. कि यूनिट पे आप डिपेंडेंट नहीं हो और आप अलग अलग प्रोडक्ट्स के लिए सेम चीज को समझ सकते हो. ठीक है. सो अगर मैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर मैंगो देखूं या इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर हाउस देखूं, मैं दोनों चीजों को कंपेयर कर पाऊंगी. ठीक है. सो दैट इज बेसिकली द रैशनल फॉर दिस पर्टिकुलर आइडिया. सो सबसे पहले तो एक एग्जाम्पल से स्टार्ट करेंगे. जैसे कि सो एक चीज आपने काफी पढ़ी भी होगी, मे बी इन योर क्लास 12, और यू माइट हैव बीन रीडिंग इन योर माइक्रो इकोनॉमिक्स. सो यू मस्ट हैव हर्ड दिस टर्म विच इज कॉल्ड price elasticity of demand. And I'm sure
आपने इसको निकाला भी होगा while doing all the calculations for microeconomics. So price elasticity of demand, example के through समझेंगे, and then I'll just tell you the general concept. So price elasticity of demand का मतलब क्या है कि मान लो कोई भी एक गुड है, उसका जो डिमांड है, so x is nothing but demand and demand is a function of price. इसका मतलब क्या है, this is a demand function and इसमें input है price and x gives you quantity. So different prices पे what is the quantity that is being demanded, ये relationship हमें बताता है, ठीक है. So price elasticity of demand का मतलब क्या होगा कि अगर आपका price 1% से change होता है तो आपकी quantity demanded कितने % से change होगी, ठीक है. That is the basic concept. So हम लोग क्या बोल रहे हैं, so that's basically the definition of price elasticity of demand, but how this entire thing comes up, let's see that. So मान लो आप शुरुआत करते हो एक प्राइस पी से, ठीक है. प्राइस पी पे जो भी आपकी डिमांड है, प्राइस पी पे आपकी डिमांड क्या होगी, डिमांड एट प्राइस पी. दिस इज योर डिमांड एट प्राइस पी. आपने प्राइस थोड़ा सा चेंज किया, प्राइस आप क्या ले गए, पी प्लस डेल्टा पी. डेल्टा पी इज सम स्मॉल चेंज. तो एट दिस न्यू प्राइस व्हाट इज योर डिमांड, आपकी डिमांड कितनी है. तो आप डिमांड निकालने का सिंपल सा तरीका है, आप क्या करोगे, ये वाला जो फंक्शन है, ये वाला जो वैल्यू है, ये आप इस फंक्शन में डालोगे और जो भी आंसर आएगा दैट इज योर आंसर फॉर डिमांड. सो योर डिमांड एट दिस न्यू प्राइस इज दिस, ठीक है. तो आप ये जानना चाहते हो कि यू नो अगर मैं ये जानना चाहूँ कि मेरी क्वांटिटी डिमांडेड वो कितनी चेंज हुई है, ठीक है. सो बेसिकली आई वांट टू सी हाउ मच हैज माय क्वांटिटी डिमांडेड चेंजेस. सो व्हाट इज दैट कि आपकी डिमांड नए प्राइस पे क्या थी, माइनस ओरिजिनल प्राइस पे आपकी डिमांड क्या थी. ये क्या हो गया आपका एब्सोल्यूट चेंज इन एक्स, ठीक है. अब आप रिलेटिव चेंज इन एक्स देखना चाहते हो, मतलब कि आपकी डिमांड जो है वो रिलेटिव, उसमें रिलेटिव चेंज कितना हुआ. सो यू डिवाइडेड बाय एक्स. एक्स वाज नथिंग बट योर ओरिजिनल डिमांड, सो वी आल्सो डिवाइडेड बाय डीपी. तो इसने आपको क्या दे दिया, बेसिकली दिस इज योर रिलेटिव चेंज इन एक्स. अगर इसी को आप 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा कि आपकी डिमांड में कितना परसेंटेज चेंज हुआ, ठीक है. सो इलास्टिसिटी एक्चुअली जब हम लोग स्टडी करते हैं तो वो क्या होता है कि अगर आपका प्राइस किसी 1% से चेंज हुआ है तो आपकी क्वांटिटी डिमांडेड कितने % से चेंज हुई है. तो अब हम लोग दिस रिलेटिव चेंज को, सो रिलेटिव चेंज इन डिमांड को अगर मैं रिलेटिव चेंज इन प्राइस से डिवाइड करूं, देन व्हाट एम आई गोइंग टू गेट. सो डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय एक्स. इसको अगर मैं मेरे प्राइस के रिलेटिव चेंज से डिवाइड करूं, ठीक है, देन व्हाट एम आई गोइंग टू गेट. सो here we are going to get this. ये तो आपका हो गया क्या, चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाय द ओरिजिनल डिमांड. अब इसको चेंज इन प्राइस डिवाइडेड बाय द ओरिजिनल प्राइस. सो दिस इज नथिंग बट चेंज इन प्राइस डिवाइडेड बाय द ओरिजिनल प्राइस, ठीक है. अब आपने ये जो है यहाँ पे शो कर दिया. अब क्या कर सकते हो, इसको थोड़ा सा बस रीराइट करना है. सो डी ऑफ पी प्लस डेल्टा पी माइनस डी पी डिवाइडेड बाय डेल्टा पी. सो आई जस्ट, ये वाला जो नंबर है इसको मैंने यहाँ पे ले आया और ये वाला जो नंबर है आई विल जस्ट ब्रिंग इट आउटसाइड. तो मैंने क्या किया, दिस इज नथिंग बट पी डिवाइडेड बाय डी पी, ठीक है जी. तो ये क्या हो गया, व्हाट इज योर रिलेटिव चेंज इन एक्स डिवाइडेड बाय व्हाट इज योर रिलेटिव चेंज इन प्राइस, ठीक है. तो ये जो क्वांटिटी है व्हाट इज दिस, दिस इज नथिंग बट योर एवरेज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. एवरेज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. इसका मतलब क्या है, इलास्टिसिटी का मतलब क्या है बेसिकली कि अगर आपके प्राइस में एक पर्टिकुलर परसेंटेज चेंज हो रहा है तो आपकी डिमांड कितने % से चेंज होगी. सो अगर मैं इधर भी 100 मल्टीप्लाई करूं और इधर भी 100 मल्टीप्लाई करूं तो मेरे को क्या पता चल रहा है, दिस इज माई कि मेरा प्राइस कितना % चेंज हुआ एंड ये मेरी डिमांड कितनी % चेंज हुई. इसलिए हम 100 से मल्टीप्लाई नहीं करते हैं बिकॉज यू नो इट जस्ट गेट कैंसल्ड. तो इसलिए हमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ठीक है. बट ये एवरेज इलास्टिसिटी हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि आप देखो आप क्या कर रहे हो कि ओरिजिनली आपका प्राइस पी था,
फिर आप P से P प्लस डेल्टा P पॉइंट पे गए, ठीक है, उतने प्राइस मूवमेंट पे ऑन एन एवरेज आपकी जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो कितने परसेंटेज से मूव करी है। ये आपका सवाल है कि अगर आपका प्राइस यहां से यहां मूव किया है, सो वट एवर इज द परसेंटेज चेंज इन प्राइस, उस परसेंटेज चेंज इन प्राइस की वजह से आपकी जो डिमांड है वो कितने परसेंट से इंक्रीज या डिक्रीज जो भी हुई है, ठीक है। अब ये जो क्वांटिटी है ये किस चीज पे डिपेंडेंट है? दिस इज डिपेंडेंट ऑन दिस डेल्टा पी। दैट मीन्स ये जो क्वांटिटी है ये चेंज होती रहेगी जैसे जैसे आपका प्राइस, आप चाहे 1 यूनिट इंक्रीज करो, 2 यूनिट इंक्रीज करो, आप कितना प्राइस इंक्रीज कर रहे हो उस चीज पे डिपेंडेंट होगा ये, ठीक है। सो इनिशियली मान लो आपका प्राइस 1 है, ठीक है, आप 1 से 2 पे गए या फिर 1 से 3 पे गए या फिर 1 से 5 पे गए, ये जो क्वांटिटी है ये उस चीज पे डिपेंडेंट होगी, ठीक है। और हम लोग क्या चाहते हैं कि वी डोंट वांट दैट, वी वांट अ क्वांटिटी जिसको बस मुझे ये पता हो कि स्टार्टिंग में प्राइसेस क्या थे, स्टार्टिंग में डिमांड क्या थी, एंड देन बूम आई कैन जस्ट टेल कि ओके इतना परसेंटेज प्राइस अगर चेंज करोगे तो इतना परसेंट, 1% प्राइस अगर चेंज करोगे तो कितना परसेंट क्वांटिटी चेंज होगा। सो आई वांट दिस एंटायर क्वांटिटी टू बी समहाउ इंडिपेंडेंट ऑफ द प्राइस चेंजेस। तो उस केस को मूव फॉरवर्ड करने के लिए आप क्या करते हो? सो यू सी, अगर मैं ये जो क्वांटिटी है, ये जो क्वांटिटी है, रादर देन सेइंग कि मैं प्राइस को 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट इतना चेंज कर रही हूँ, आई कैन जस्ट सिंपली से कि माई चेंज इन प्राइस इज वेरी वेरी स्मॉल। मैं बहुत छोटा सा प्राइस चेंज करके फिर चेक करती हूँ कि मेरी डिमांड कितनी परसेंटेज से चेंज हो रही है, ठीक है। इफ आई से दैट, सो बेसिकली व्हाट आई एम सेइंग इज माई डेल्टा पी इज टेंडिंग टू 0, राइट। आई एम सेइंग दैट कि मैं अगर प्राइस मेरा स्टार्टिंग पॉइंट पे पी था, मैंने हल्का सा प्राइस चेंज करा, तो मेरी जो परसेंटेज चेंज इन डिमांड है उसको क्या हो गया, ठीक है। सो आई एम जस्ट मेकिंग माई प्राइस टू चेंज बाय अ वेरी स्मॉल अमाउंट, ठीक है। तो जब आप ऐसा कर देते हो तो उसकी वजह से आपको ये चेक करना पड़ेगा कि ओके जब प्राइस बहुत ही स्मॉल चेंज हुआ है तो ये जो डिमांड है इसमें कितना चेंज आया है, ठीक है। सो ये जो क्वांटिटी है इस पूरी क्वांटिटी पे आप लिमिट लगा सकते हो कि अच्छा आप जानना चाहते हो कि जब प्राइस बहुत हल्का सा चेंज हो रहा है, ठीक है, डेल्टा पी टेंडिंग टू 0, देन ये पूरी जो क्वांटिटी है ये क्या है, ठीक है। एंड बाय नाउ ऑल ऑफ अस आई एम अज्यूमिंग शुड नो what is this going to be. Limit delta p tends to 0, d of p plus delta p minus dp डिवाइडेड बाय चेंज इन पी। अब ये क्या होना चाहिए? अगर आपका डिमांड फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, लिमिट एग्जिस्ट करती है एंड ऑल ऑफ दैट, ऑल द गुड प्रॉपर्टीज आर देयर, तो ये चीज क्या हो जाएगी? व्हाट कैन आई से? दिस इज नथिंग बट आप अपने फंक्शन जो है आपका उसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हो, राइट, एट पॉइंट पी, राइट। जो आपका डिमांड फंक्शन है उसको आप डिफरेंशिएट कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू पी, या फिर आप कह सकते हो कि दिस इज नथिंग बट डी प्राइम पी, राइट। दिस इज योर डेरिवेटिव ऑफ डिमांड फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू पी, राइट। सो basically that was my goal. I wanted this quantity to be independent of this change in price and मैंने वो कर दिया, and then this can remain multiplied, ठीक है। so इस तरीके से अगर आप करते हो तो फाइनली जो इलास्टिसिटी होती है, ठीक है, अब आप चाहते हो कि प्राइस इलास्टिसिटी जो है जब आपका चेंज इन प्राइस इज टेंडिंग टू 0, देन इट इज नथिंग बट व्हाट इज योर derivative of demand with respect to t, and this entire thing multiplied by p and dp. This is your definition of elasticity which is independent of how much you change your price, ठीक है। तो आपको क्या चीजें पता होनी चाहिए कि आपका स्टार्टिंग प्राइस क्या था, आपकी डिमांड क्या थी स्टार्टिंग में, एंड देन यू जस्ट नीड टू नो द डेरिवेटिव ऑफ योर डिमांड फंक्शन एट दिस प्राइस, और उसके हिसाब से आप बता सकते हो कि अगर आपका प्राइस 1% से चेंज हो रहा है तो आपकी क्वांटिटी डिमांडेड कितने परसेंट से चेंज होगी। दैट इज बेसिकली योर डेफिनेशन फॉर इलास्टिसिटी। सो अभी ये जो पूरा डिस्कशन किया है दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल, ये एक एग्जाम्पल का यूज करके हमने पूरी चीज समझी है, ठीक है। अब इसको अगर जनरली आप अप्लाई करना चाहो तो जनरल केस में अगर मैं इलास्टिसिटी डिफाइन करना चाहूँ, द आइडिया रिमेन्स द सेम। आप क्या चाहते हो
कि कोई भी एक क्वांटिटी में परसेंटेज चेंज कितना हो रहा है, उसके वजह से दूसरी क्वांटिटी कितने परसेंट से चेंज हो रही है। दैट्स योर आइडिया, ठीक है। कभी भी दिमाग में सोचना है तो इसी तरीके से सोचना है, ठीक है। सो अगर मैं जनरली इलास्टिसिटी को डिफाइन करना चाहूँ, सो आई वुड से दैट, सो जनरल डेफिनेशन हम लोग देख रहे हैं। तो अभी तक हमने एक एग्जाम्पल देखा था, ठीक है। जनरल डेफिनेशन क्या है, तो ओके, सो सपोज आपके पास एक फंक्शन है, सपोज एफ इज डिफरेंशिएबल एट एक्स। कोई एक पॉइंट है एक्स, वहां पे आपका फंक्शन एफ जो है वो डिफरेंशिएबल है, उसको आप डिफरेंशिएट कर सकते हो, ठीक है। डिफरेंशिएट करना जरूरी है क्योंकि अदरवाइज फिर ये चीज आप कर नहीं पाओगे, ठीक है। तो एंड इफ योर फंक्शन एट एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, फंक्शन अगर जीरो हो गया तो फिर क्या हो जाएगा, ये वाली टर्म जीरो हो जाएगी, तो वो भी नहीं चाहिए, ठीक है। फंक्शन डिफरेंशिएबल हो एक पर्टिकुलर पॉइंट एक्स पे, जिसपे भी आप इलास्टिसिटी निकालना चाह रहे हो, और उस पॉइंट पे फंक्शन जीरो भी नहीं होना चाहिए। इफ दीज टू कंडीशंस आर सैटिस्फाइड, देन द इलास्टिसिटी of your function with respect to x is, इसकी टर्मिनोलॉजी या इसका बेसिकली सिंबल क्या है, इलास्टिसिटी निकाल रहे हो तो इलास्टिसिटी का सिंबल EL, किसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हो, तो इलास्टिसिटी विद रिस्पेक्ट टू x, किसकी इलास्टिसिटी निकाल रहे हो, फंक्शन एफ एक्स की। सो बेसिकली यहाँ पे इन द प्रीवियस एग्जाम्पल हम लोग डिमांड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकाल रहे, तो हमारा फंक्शन था डिमांड, किसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे थे, प्राइस। सो व्हाट वाज इट विच वाज चेंजिंग, सो प्राइस 1% चेंज की वजह से डिमांड कितनी चेंज हो रही है, ये हम लोग फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है। सो जिसके रिस्पेक्ट में निकालते हो वो यहाँ पे है, जिसकी इलास्टिसिटी निकालनी है वो यहाँ पे रहेगा। तो ये जो है ये पूरी टर्म क्या रहती है, यू डू एफ प्राइम एक्स, ठीक है, एफ प्राइम एक्स, या फिर आप बोलो डी एफ बाई डी एक्स, ठीक है। दिस इसका काउंटर पार्ट हो गया, एंड देन आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, एक्स से, एंड डिवाइड किससे करोगे, एफ एक्स से, ठीक है। सो व्हेन यू डू दैट, दिस इज हाउ यू कैन फाइंड आउट द इलास्टिसिटी ऑफ अ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। सो आपको क्या करना है, फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, जो भी पॉइंट पे आप फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हो उसी पॉइंट से मल्टीप्लाई करना है, और उस पॉइंट पे फंक्शन वैल्यू क्या है उससे डिवाइड करना है, ठीक है। दिस इज हाउ यू फिगर इट आउट। सो इस केस में जैसे यहाँ पे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या थी, आपने डिमांड फंक्शन को डिफरेंशिएट किया, प्राइस से मल्टीप्लाई किया और डिमांड से फिर से डिवाइड कर दिया। सो डिफरेंशिएट किया, प्राइस से मल्टीप्लाई किया, डिमांड से डिवाइड कर दिया, ठीक है। कुछ कुछ और टर्मिनोलॉजीज भी यूज होती है, जैसे ये जो टर्मिनोलॉजी है इसको और किस किस तरीके से आप लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो कि ओके इलास्टिसिटी ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू वाई, ऐसे भी लिखा जाता है। और एक और टर्मिनोलॉजी है विच इज दिस वन, EYX, ठीक है। सो इसका मतलब क्या है कि आप इलास्टिसिटी ऑफ वाई निकाल रहे हो विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सो काइंडली यू नो रिमेंबर दीज सिंबल्स, बिकॉज अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो देन यू विल हैव टू नो कि आप किसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हो, किसको डिफरेंशिएट करना है किसके रिस्पेक्ट में, अदरवाइज यू विल टेंड टू मेक मिस्टेक्स, ठीक है। सो दिस इज द सिंबल, एंड इलास्टिसिटी का बेसिक मतलब दिमाग में अगर समझना है तो क्या है कि जिसके भी रिस्पेक्ट में इलास्टिसिटी निकालनी है, अगर वो क्वांटिटी 1% से चेंज होती है तो उसके वजह से जो जिसकी भी इलास्टिसिटी आप निकाल रहे हो वो कितने परसेंट चेंज हो रहा है, ठीक है। फिजिकल इंटरप्रिटेशन इसका ये है, अदरवाइज निकालनी कैसी है टेक्निकली, जिसके भी रिस्पेक्ट में निकाल रहे हो उसको डिफरेंशिएट कर दो, जिसके सो लेट्स से यहाँ पे डिमांड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकाल रहे थे, तो डिमांड फंक्शन को डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू प्राइस एंड देन जस्ट रिवर्स देम। सो बेसिकली यू नो द वे यू कैन रिमेंबर इट इज, जैसे यहाँ पे डीपी है तो यहाँ पे डीपी डिनोमिनेटर में, यहाँ सॉरी यहाँ पे डी ऑफ डीपी है, सो यहाँ पे डीपी डिवाइड हो गया है डिमांड 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 प्राइस प्राइस, सो दे आर काइंड ऑफ ऑपोजिट्स, ठीक है। एंड इट मेक्स सेंस ऑल्सो कि इस तरीके से आपको कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करनी है चीज, जैसे कि देखो दिस इज डेल्टा एक्स बाई एक्स एंड डेल्टा पी बाई पी, मतलब सो डेल्टा वॉट एवर योर फंक्शन इज डिवाइडेड बाई द ओरिजिनल,
डेल्टा पी बाय पी. दैट डजंट मीन दिस इज चेंज इन पी, बट हाँ, याद रखने के पर्सपेक्टिव से आई एम सेइंग. ठीक है. ऑलराइट, सो एक दो एग्जांपल देखते हैं कि इसको किस तरीके से हम लोग प्रोसीड कर सकते हैं. ठीक है. फॉर एग्जांपल, मान लो कि किसी ने हमें डिमांड फंक्शन दे दिया कि डीपी इज नथिंग बट 8000 p रेज टू द पावर -1.5. ठीक है. किसी ने हमें डिमांड फंक्शन दे दिया है कि क्या है, और पूछा है कि फाइंड द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. अब हमें विद रिस्पेक्ट टू क्या निकालना है वो बोला नहीं है एक्सप्लिसिटली, बट देयर इज नथिंग एल्स टू डू, सो इट्स प्राइस. सो बेसिकली व्हाट दे वांट अस टू डू इज इलास्टिसिटी ऑफ व्हाट, डिमांड निकालनी है विद रिस्पेक्ट टू प्राइस. सो दिस इज बेसिकली द सिंबल दैट वी हैव. तो ये क्या होने वाला है, ये कैसे निकलेगा, इसका फॉर्मूला क्या है कि आप इस डिमांड को डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू पी. ठीक है. यू डिफरेंशिएट दिस डिमांड विद रिस्पेक्ट टू पी. First do this and then multiplied by price divided by your demand. ठीक है. तो let's do this. इस पूरे प्रोसेस को करने के लिए मुझे पहले ये निकालना पड़ेगा. अब मुझे बेसिकली इसका डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू p. दिस इज 8000, दिस इज p रेज टू द पावर -1.5. तो ये तो क्या हो गया, दिस इज अ पावर फंक्शन. तो अब इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा. सो दिस इज, so what is this, 8000 as it is. ठीक है. एंड देन p रेज टू द पावर, सो बेसिकली x रेज टू द पावर n. इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, n x रेज टू द पावर n-1. ठीक है. तो अब इसकी पावर है -1.5. इट कम्स इन फ्रंट, सो पावर बिकम्स -1.5. ये फ्रंट में आ गई. ठीक है. p एंड -1.5 में से 1 माइनस करना है, तो -1.5 - 1 इज -2.5. ठीक है. एंड इज देयर एनीथिंग एल्स दैट वी नीड टू डू, नो, बिकॉज p के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट कर रहे हैं. सो dp by dp, दैट डजंट, देयर इज नो नीड फॉर डूइंग एनीथिंग एल्स. सिर्फ ये करना है आपको. तो ये क्या हो गया, ये आपका d ऑफ डिमांड बाय d ऑफ p. सो डिफरेंशिएशन ऑफ डिमांड विद रिस्पेक्ट टू p हो गया. अब p एंड डिमांड, इनसे बस मल्टीप्लाई करना है. सो मुझे इलास्टिसिटी निकालनी है, फिर मैं सिंपली मल्टीप्लीकेशन कर दूंगी. ठीक है. तो आप क्या करो, दिस इज 8000 इंटू -1.5 p रेज टू द पावर -2.5. ये हो गया डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाइड बाय p. ठीक है. अब इसको डिवाइड करना है dp से. अब dp क्या है, dp जो भी फंक्शन है वो आपको पता है, तो आप ये यहाँ पे रिप्लेस कर दो. सो दिस इज 8000 मल्टीप्लाइड बाय p -1.5. ठीक है. अब देखो क्या क्या कैंसिल हो सकता है, दिस एंड दिस गेट कैंसल्ड. ठीक है. ये जो है p एंड ये है p -2.5. सो -2.5 और 1 को जब आप ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, -1.5. यहाँ ऊपर -1.5 है, नीचे भी -1.5 है, तो ये पूरी चीज भी कैंसिल हो गई. ठीक है. सो ये पूरी चीज कैंसिल हो गई, तो मतलब ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये सारी चीजें कैंसिल हो गई. व्हाट एल्स आर यू लेफ्ट विद, द ओनली थिंग विच इज लेफ्ट इज -1.5. ठीक है. सो योर इलास्टिसिटी of demand with respect to p is nothing but -1.5, and that is your answer. ठीक है. ये आपकी elasticity हो गई. All right. And I hope you're able to understand this. Let's do one more problem. ठीक है. एक और question कर लेते हैं. So let's say somebody gives you that this is your demand function. ठीक है. Demand at different prices, what is your demand going to be? ठीक है. और रेवेन्यू, सो कोई भी एक प्रोडक्ट है वो आप सेल कर रहे हो. ठीक है. रेवेन्यू क्या होता है बेसिकली, कि क्या प्राइस पे कितने प्रोडक्ट सेल हो रहे हैं. ठीक है. मान लो प्राइस इज p एंड कितने प्रोडक्ट सेल हो रहे हैं, दैट इज लेट्स से गिवन बाय डिमांड. सो आपका रेवेन्यू क्या है, वॉट एवर इज द प्राइस मल्टीप्लाइड बाय वॉट एवर इज द डिमांड. ठीक है. दिस इज योर रेवेन्यू. And the question that is being asked from you is find the elasticity of revenue with respect to price. So they are asking find elasticity of revenue with respect to price. ठीक है. ये क्वेश्चन है आपके लिए. तो अब क्या करेंगे, क्या करना चाहिए, बहुत ही सिंपल है, हमें तो और कुछ आता नहीं है. फॉर्मूला देखो और फिर everything is given in the formula. You just understand
कि क्या क्या हो सकता है इस केस में, ठीक है। सो अब आपको रेवेन्यू की इलास्टिसिटी निकालनी है विद रिस्पेक्ट टू प्राइस। तो मैं तो फॉर्मूला लिख देती हूँ, उसके बाद देखेंगे क्या होगा। तो आपको रेवेन्यू को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू प्राइस, ठीक है। फिर आपको प्राइस से मल्टीप्लाई करना है और फिर रेवेन्यू फंक्शन से डिवाइड करना है, ये करना है, ठीक है जी। ये पता है, मतलब ये P होगा, RP क्या है, दिस। एंड अब इसको डिफरेंशिएट करने के बारे में सोचते हैं, ठीक है। तो देखते हैं फिर अब क्या करना पड़ेगा। तो इलास्टिसिटी निकालने के लिए सबसे पहले तो मुझे क्या करना पड़ेगा, आई विल हैव टू फाइंड दिस। सो ओके, दिस इज द फंक्शन, ठीक है। सो आपको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू P। अब ये देखो, ये जो फंक्शन है ये दो चीजों से मिलके बना है, इट्स लाइक अ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस, राइट। ये P है, ये P है, ये भी P पे डिपेंडेंट है, और ये डिमांड फॉर P है, ये भी P पे डिपेंडेंट है। तो दीज आर टू फंक्शंस, राइट। इसको आप UV इस तरीके से समझ सकते हो, U इंटू V। तो U इंटू V अगर इस तरीके से आपको डिफ्रेंशिएट करना होता है तो आप क्या करते हो, U एज इट इज dV बाय, लेट्स से अगर x के रिस्पेक्ट में करना है तो x प्लस फिर V एज इट इज du बाय dx, ऐसे करते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे भी सेम ही चीज अप्लाई करेंगे, इसके अलावा तो हमें कुछ आता नहीं है। तो अब क्या करो, P एज इट इज, P एज इट इज, फिर डिमांड को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू प्राइस। सो डिमांड को डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू प्राइस, कर दिया, प्लस फिर अब डिमांड ऐसे ही लीव इट लाइक दैट, एंड देन P को डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू P। इफ यू डू डिफरेंशिएशन ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू P, व्हाट इज दैट गोइंग टू बी, 1, ठीक है। x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है, 1, ठीक है। सो दैट इज 1, ठीक है। सो ये बेसिकली आपका डिफरेंशिएशन ऑफ रेवेन्यू विद रिस्पेक्ट टू प्राइस क्या हो गया है, दिस इज प्राइस मल्टीप्लाइड बाय d ऑफ dp बाय dp प्लस dp। काफी d हो गया है ना, चलो कोई नहीं। तो ये हो गया हमारा, ये हमें आ गया। अब ये P और इंटू RP से बस मल्टीप्लाई करना है और फिर हमारा काम बन जाएगा, ठीक है। तो ये जो इलास्टिसिटी है ये क्या हो जाएगी, ये दिस इज नथिंग बट P इंटू d ऑफ dp बाय dp प्लस डिमांड फॉर P। अब इस चीज को मल्टीप्लाई करना है किस चीज से, P एंड डिवाइड बाय RP। अब RP से डिवाइड कर दो, लेकिन यू सी DP हियर, तो हम क्या कर सकते हैं, RP की जगह हम लोग ये लिख देते हैं कि दिस इज नथिंग बट P इंटू DP, ठीक है। तो P एंड P गेट कैंसल्ड, क्योंकि यहाँ पे भी P है और वहां पे भी P है। सो P एंड P गेट कैंसल्ड, एंड व्हाट आर वी लेफ्ट विद, वी हैव दिस। सो ये बेसिकली दिस इज व्हाट वी हैव। तो इसको यहाँ पे भी डिवाइड कर दो और यहाँ पे भी डिवाइड कर दो, तो हमारे पास क्या आ जाता है, P डिवाइडेड बाय DP, D ऑफ DP डिवाइडेड बाय DP प्लस ये DP बाय DP 1 हो जाएगा, ठीक है। चलो ओके जी, ये और ये कैंसिल एंड इट बिकम्स 1। एंड व्हाट इज दिस, डज इट लुक फेमिलियर, क्या ये जाना पहचाना लग रहा है, टेक 5 सेकेंड पॉज एंड अंडरस्टैंड, डज इट लुक फेमिलियर, ठीक है। यस, इट लुक्स फेमिलियर टू मी। क्यों, क्योंकि देखो डिफरेंशिएशन ऑफ डिमांड विद रिस्पेक्ट टू P मल्टीप्लाइड बाय P, डिमांड से भी डिवाइड कर रहे हो, तो ये क्या हो जाएगा आपका, दिस इज योर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विद रिस्पेक्ट टू P, राइट। ये उसका फॉर्मूला है, प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। एंड दैट इज नथिंग बट योर इलास्टिसिटी ऑफ रेवेन्यू विद रिस्पेक्ट टू प्राइस। सो जो भी आपकी इलास्टिसिटी ऑफ रेवेन्यू विद रिस्पेक्ट टू प्राइस है, दैट इज नथिंग बट जो भी आपकी डिमांड इलास्टिसिटी है उसमें 1 ऐड कर दो, दैट्स इट, ठीक है। सो हमने फॉर्मूला जो भी हमें आता है उसी को फॉलो किया, उसी से जो भी चीजें फाइंड आउट हो सकती हैं वो हमने फाइंड आउट करी है, ठीक है। okay and okay fine, I think it makes sense to you, I hope it makes sense to you. If it doesn't, anything is not clear, let me know in the comments. If the elasticity concept is not clear, so with that we're done with the elasticity concept. Elasticity की definition क्या है, need क्या थी, because we want things to be not dependent on the units, and एक comparison कर सके
इसलिए हम लोग इलास्टिसिटी डिफाइन करते हैं, उसकी डेफिनेशन ये है, उसके अलग अलग सिंबल्स ये हैं, ठीक है, ये सब हम लोग समझ चुके हैं। एंड नाउ लेट्स विद दैट बीइंग डन, what we can do is now let's move on to the next topic which is limits. So limits के बारे में और डिटेल में हम लोग किस तरीके से चीजों को समझ सकते हैं, let's try and understand that. So elasticity is done, let's understand limits now. Okay.